हेलो एवरीवन, आप सभी का सनीताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फोर्स एंड प्रेशर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीटेड साइंस पेपर 2 एग्जाम में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्योंकि चैप्टर का नाम ही है फोर्स एंड प्रेशर, तो हमको पता होना चाहिए व्हाट इज फोर्स। इट इज अ पुश और पुल एक्शन acting on an object that changes the state of motion or shape of an object, size of an object। तो ये एक पुश और पुल एक्शन है जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करती है, जिसके चलते उस ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन है उसमें बदलाव आ सकता है, उसके शेप में बदलाव आ सकता है, साइज में बदलाव आ सकता है। पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब अपनी ओर खींचना। जब हम कोई चीज पुश करते हैं तो हम उसे अपने से दूर धकेलते हैं, और जब कोई चीज हम पुल करते हैं तो हम अपनी तरफ उसे खींचते हैं। सो सपोज आप किसी हैवी बॉक्स को धक्का दे रहे हैं, या फिर आप एक ट्रॉली को जिसमें व्हील्स लगी हुई है उसे खींच रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में आप क्या कर रहे हैं, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है। सो फोर्स अप्लाई करने से स्टेट ऑफ मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का वो बदल सकता है, उसकी शेप या फिर साइज बदल सकती है। सो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के चलते क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं वो यहाँ पर दिया गया है। अ फोर्स कैन मूव अ बॉडी ओरिजिनली एट रेस्ट। मतलब फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो अभी रेस्ट पे है मतलब जो अभी मूव नहीं कर रहा है, उसे हम मूव कर सकते हैं। तो जैसे कि एक फुटबॉल रखी हुई है, वो रेस्ट पे है, आपने उसे किक मारी तो वो अभी मोशन में आ गई। तो क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था, उसको किक मारने से, किक मारना मतलब हम एक पुश दे रहे हैं उसे, तो हम क्या कर रहे हैं, उस पर बल प्रयोग कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसके चलते वो मोशन में आ जाता है। दूसरा जो इफेक्ट है, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। तो क्या करते हैं कि बल के प्रयोग से हम किसी भी बॉडी को जो इन मोशन है उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। तो वही बात है कि सपोज आपकी तरफ एक बॉल आ रही है रोल होके, तो आपने उसको पांव से रोक दिया। सो आपने बल प्रयोग किया, जिसके चलते जो बॉल की मोशन थी वो स्टॉप हो गई। थर्ड जो इफेक्ट है, अ फोर्स कैन मेक अ मूविंग बॉडी टू मूव फास्टर। सो बल प्रयोग करके या फोर्स अप्लाई करके हम कोई जो वस्तु है जो ऑलरेडी मोशन में है उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो ये आपने देखा ही होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, वो जो टायर होती है, टायर को डंडी से मार मार के उसको चलाते रहते हैं। ये एक गेम जैसा है। तो क्या होता है कि जब हम टायर को इनिशियली एक दो बार मारते हैं तो वो तो मोशन में रहता है। अब अगर उसकी मोशन कंटिन्यू करनी है तो हम क्या करते हैं, उसको बार बार मारते हैं। और जब हम बार बार मारते हैं तो उसकी स्पीड में क्या होता है, बढ़ावा आता है, स्पीड बढ़ जाती है। फोर्थ जो पॉइंट है, मतलब इफेक्ट ऑफ फोर्स है, कहा गया है फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग बॉडी। तो फोर्स अप्लाई करके हम उसकी स्पीड को, जो कोई भी वस्तु है, कोई भी बॉडी है जो मोशन में है, उसकी स्पीड को स्लो डाउन भी कर सकते हैं। जैसे कि ब्रेक अप्लाई करके हमने टोटली बाईसाइकिल की स्पीड को रोक दिया, ठीक है, या धीरे धीरे हम किसी भी चीज की मोशन को स्लो डाउन कर रहे हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। तो क्या करते हैं कि फोर्स अप्लाई करने से हम कोई भी चीज जो इन मोशन है उसके डायरेक्शन में भी बदलाव ला सकते हैं। तो ये जो चीज है ये तो आपको फुटबॉल मैच में, क्रिकेट मैच में अच्छे से दिखता ही है कि जो क्रिकेट मैच में क्या होता है कि बॉलर अपनी तरफ से गेंद को बैट्समैन की तरफ भेज रहा है, तो तब जो गेंद की डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द बैट्समैन है। फिर जैसे ही बैट्समैन की जो वो है, बैट है, उससे वो बॉल टकराता है, तो टकराने के बाद ही क्या होता है, उसके डायरेक्शन में चेंज आती है। तो ये क्यों हो रहा है, इट इज ड्यू टू फोर्स ओनली। सिक्स्थ जो इफेक्ट है यहाँ पर कहा गया है, अ फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी। तो फोर्स के अप्लाई करने से हम कोई भी चीज जो सॉफ्ट है, ठीक है, उसकी शेप और साइज में हम बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि जब हम आटा गूंथते हैं तो क्या होता है, जितने बार हम उसको स्क्वीज करते हैं तो उसके शेप में, उसकी साइज में बदलाव आता है। दूसरा है जो स्ट्रेस बॉल होता है, सॉफ्ट बॉल्स होते हैं, स्माइली बॉल्स, उसको बहुत लोग क्या करते हैं, उस पे जो भी है अपना हैंड का एक्सरसाइज करते हैं, जिनके हाथों में प्रॉब्लम हो, रिस्ट में प्रॉब्लम हो, तो वो वहां पे क्या करते हैं, उसको स्क्वीज करते हैं। स्क्वीज करने से क्या होता है कि बॉल तो ऐसा गोल है, बट स्क्वीज कर रहे हैं तो मतलब क्या, हम हर एक डायरेक्शन से उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका जो शेप है थोड़ा डिफॉर्म्ड हो जाता है। हाँ, शेप बदल जाता है, साइज थोड़ा छोटा सा हो जाता है। तो ये सभी जो हमने डिस्कस किए, सभी क्या है, ये सभी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है।
अब हम देखेंगे व्हाट आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। दो फोर्स के टाइप्स हैं, पहला है कांटेक्ट फोर्स, दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। सो इनको हम बारी बारी से समझेंगे। कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है? द फोर्स विच एक्ट्स ऑन बॉडीज बाय मेकिंग एन एक्चुअल कांटेक्ट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। सो कोई भी फोर्स, कोई भी बल जो कि दूसरे चीज के कांटेक्ट में रहने से ही वो एक्ट कर पाती है, ऐसे फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। मतलब उस फोर्स को इन कांटेक्ट रहने की जरूरत है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, ताकि जो फोर्स के इफेक्ट्स है वो हो पाए। जैसे कि एग्जांपल क्या है? मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फिर नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है? फोर्सेस विच एक्ट ऑन बॉडीज विथ नो कांटेक्ट विद देम आर कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। मतलब ऐसे फोर्सेस जिनको कांटेक्ट में रहने की जरूरत नहीं है किसी भी बॉडी के साथ, फिर भी वो एक्ट कर पाते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अभी हम मस्कुलर फोर्स को समझेंगे। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। सो मसल्स के चलते जो फोर्स, मतलब कोई भी चीज हम उठा रहे हैं, रख रहे हैं, या फिर हम किसी को पंच कर रहे हैं, बीन बैग को पंच कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या हो रहा है यहाँ पर? हम बल का प्रयोग कर रहे हैं। बल का प्रयोग कर रहे हैं, किस वजह से कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारी मसल्स जो है वो काम कर रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रही है। तो इस टाइप के फोर्स को हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। तो मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, किक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हमारे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व है, और बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारे मसल्स रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए यहाँ पे जो फोर्स है वो मस्कुलर फोर्स है, जो कि एक कॉन्टैक्ट फोर्स भी है। फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? इट इज द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। सो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपोज करती है, उसके रिलेटिव मोशन को अपोज करती है जब दोनों के बीच में कांटेक्ट हो। तो जैसे कि कोई एक गाड़ी चल रही है रोड के ऊपर से, तो गाड़ी की जो टायर है वो किसके कांटेक्ट में है? वो रोड के कांटेक्ट में है। तो क्या है? उसकी मोशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, गाड़ी की टायर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उल्टी दिशा में एक्ट करती है। उसके रिलेटिव मोशन के जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो ये है कांटेक्ट फोर्स, ये भी कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। आगे आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानेंगे। तो ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू बॉडीज एट अ डिस्टेंस। सो दो ऑब्जेक्ट्स है, दो बॉडीज है जो थोड़ी सी दूरी पे है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जो कि हर एक हेवनली बॉडीज के बीच में ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है। फिर जो है मैग्नेटिक फोर्स, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स एट अ डिस्टेंस। सो अगर हम दो मैग्नेट्स को रख दे, और हम जानते हैं कि किसी भी एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो ये जो फोर्स है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, क्योंकि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो इनके बीच में जो दो पोल्स है, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है, इसीलिए इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कहा गया है। और ये किन के बीच में होता है? पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स के बीच में होती है, जो थोड़ी सी दूरी पर रखी हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो जो बल अप्लाई होती है, कौन अप्लाई कर रहा है? कोई भी चार्ज बॉडी अप्लाई कर रही है, किस पे? वो या तो कोई चार्ज बॉडी हो सकती है या फिर अनचार्ज बॉडी हो सकती है। तो इस टाइप के फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टेट ऑफ मोशन क्या चीज है? द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो किसी भी चीज का जो स्टेट ऑफ मोशन है वो दो चीज पर डिपेंड करता है, उसकी स्पीड पर और उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन पर। स्टेट ऑफ रेस्ट कब हम कंसिडर करेंगे? जब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो जीरो है। स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब वो मूव नहीं कर रही है, मतलब एट दैट टाइम इट हैज जीरो स्पीड। एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन। तो कोई भी वस्तु या तो रेस्ट पे हो सकती है या फिर मोशन पे हो सकती है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन जो है वो दोनों ही आते हैं स्टेट ऑफ मोशन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बताई गई है? अ फोर्स डज नॉट चेंज द मास ऑफ द बॉडी ऑन विच इट इज अप्लाइड।
तो जो फोर्स है वो किसी भी वस्तु के मास को चेंज नहीं करती, चाहे हम उस पर फोर्स अप्लाई करें। वी कैन नॉट सी फोर्स, हम फोर्स को देख नहीं सकते। हाउएवर वी कैन सी और फील द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, बट हम फोर्स का जो इफेक्ट है उसे देख सकते हैं, उसे हम फील कर सकते हैं। अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय स्टेटिंग बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, जैसे कि हमने 10 न्यूटन लिखा, ठीक है, न्यूटन क्या है, उसकी यूनिट है फोर्स की, 10 क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये है मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या है, तो हम कभी कभार फोर्स लिखते हैं तो ऐसा ऊपर एक एरो डालते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है, तो वो, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्थ पॉइंट जो है, टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द सेम डायरेक्शन गेट एडेड टू गिव द रिजल्टेंट फोर्स। सो अगर दो फोर्स है और वो दोनों ही सेम दिशा में अप्लाई कर रही है फोर्स को, तो तब क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स मतलब टोटल फोर्स या नेट फोर्स अगर हमको निकालना है, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर रही है, तो दोनों फोर्स को हमको ऐड करना होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एक बॉक्स रखी हुई है, उस पे दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, एफ ए एफ बी, और क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इसलिए हम दोनों को ही ऐड करेंगे इन ऑर्डर टू गेट रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स। फिफ्थ पॉइंट में कहा गया है, two forces acting on a body in opposite directions get subtracted to give the resultant force in the direction of bigger force, that is the force of larger magnitude। अब जो दूसरा सिनेरियो है यहाँ पर क्या है कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उस पे अगेन दो टाइप ऑफ फोर्स अप्लाई हो रही है या दो फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, बट दिशा ऑपोजिट है, एक इधर से हो रही है, एक इधर से हो रही है। तो अगर हमको नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो फिर उसको कैसे निकालेंगे, तो जब जो फोर्स बड़ी होगी उससे हमको जो फोर्स की मैग्नीट्यूड छोटी है उसे माइनस करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि एफ बी इज ग्रेटर देन एफ ए, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हमको एफ बी माइनस एफ ए करना है। और मोशन किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है फोर्स की ज्यादा, उसी डायरेक्शन में मोशन होगा, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट में कहा गया है, अ बॉडी एक्टेड अपॉन बाय टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस विल हैव द रिजल्टेंट फोर्स जीरो। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रखी हुई और दोनों दिशा से एफ ए और एफ बी ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस अप्लाई हो रही है, ठीक है, और एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी और इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी ऑपोजिट है। इस केस में क्या होता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो है, क्योंकि दोनों ही जो फोर्स है वो कैंसिल आउट कर जाते हैं। तो इस टाइप के फोर्स को हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्सेस कहते हैं, जहां पर जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहे हैं। तो द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है, स्टैंडर्ड जो यूनिट है उसकी न्यूटन है। इट्स ग्रेविटेशनल यूनिट्स आर, इसके ग्रेविटेशनल यूनिट्स भी है जो कि KGF एंड GF। यहाँ पर 1000 GF 1 KGF होता है, उसके समान होता है 1 KGF 10 न्यूटन के करीब करीब होता है। तो यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया वो सब कुछ हमने फोर्स से रिलेटेड डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे प्रेशर को। तो प्रेशर डिस्कस करने के लिए हमको व्हाट इज प्रेशर उसका पता होना चाहिए। सो प्रेशर इज डिफाइंड एज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रेशर इज इक्वल्स टू, प्रेशर है P, थ्रस्ट बाय एरिया। थ्रस्ट मतलब जो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है, मतलब जो नॉर्मली ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स अपॉन अ सरफेस जो कि एक 90 डिग्री बनाती है, तो इसको हम थ्रस्ट कहते हैं और ए एरिया है, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। सो प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अब अगर आप इस रिलेशन को देखेंगे, प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, तो आप देख पा रहे हैं थ्रस्ट मतलब क्या, वो एक फोर्स है। तो जो प्रेशर है वो फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर थ्रस्ट बढ़ेगा या थ्रस्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो जितना ज्यादा होगा, उतना ही उस ऑब्जेक्ट पे या सरफेस पे प्रेशर भी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो जितना थ्रस्ट बढ़ेगा उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। वैसे ही जितना थ्रस्ट घटेगा उतना ही प्रेशर भी घटेगा। तो जब भी कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो इधर वाली अगर बढ़ेगी तो ये वाली भी बढ़ेगी, इधर वाली अगर घटेगी तो ये वाली भी घटेगी। फिर अगर हम रिलेशन को देखेंगे
तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि एरिया नीचे है, डिनोमिनेटर में है एरिया। तो इसका मतलब क्या है, जब कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो अगर एरिया बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा, अगर एरिया घटेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। तो स्मॉलर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, मोर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द थ्रस्ट, लार्जर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, लेसर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेम थ्रस्ट। मतलब हमारा जो फोर्स है वो अगर सेम है बट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट वो वेरी कर रहा है, तो एरिया छोटी होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बड़ी होगी तो प्रेशर कम होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हम उसको एक और बार डिस्कस कर लेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग लिक्विड प्रेशर, तो जो लिक्विड आइटम्स होती हैं वो भी प्रेशर अप्लाई करती है। तो कौन से फैक्टर्स लिक्विड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला वाला है द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम का हाइट कितना है उस पर डिपेंड करता है लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विद द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव द पॉइंट। तो जितनी लिक्विड कॉलम की हाइट बढ़ेगी उतनी ही प्रेशर भी बढ़ेगी। सेकेंड जो फैक्टर है वो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। सो लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो जो लिक्विड जितनी डेंस होगी उतनी ही ज्यादा उसकी लिक्विड प्रेशर भी होगी। यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिक वे में कुछ कुछ चीजें समझाने की कोशिश की है, तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक खाली ग्लास ट्यूब है जिसके बेस में हमने बलून को अटैच करके रखा है, और दूसरे वाले केस में आप देख पा रहे हैं कि ये जो ग्लास ट्यूब है इसमें पानी भरा गया है, और आप देख पा रहे हैं कि जो बलून है वो फूल चुका है, बल्ज है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? अ लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर एट द बॉटम ऑफ इट्स कंटेनर। तो अगर हम किसी कंटेनर में लिक्विड भरते हैं तो उसका जो बेस होता है, जो बॉटम होता है, वहां पर वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसके चलते ये जो डिफ्लेटेड बलून थी, मतलब फुली हुई जो बलून नहीं है, वो ऐसी फूल चुकी है। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर है, वाटर कॉलम है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर रही है, जिस वजह से बलून फूल चुकी है। अब अगर हम जो बी डायग्राम है उसको देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि अगेन हमने दो ग्लास ट्यूब ली है, एक खाली है, दूसरी पानी से भरी हुई है, और साइड में हमने एक पंचर करके उस जगह पे ट्यूब फिट किया है, और उस ट्यूब के साथ हमने एक डिफ्लेटेड बलून को लगा के रखा है। बट जो नेक्स्ट ग्लास ट्यूब है यहाँ पर हमने पानी भरी हुई है। तो पानी देखिए, पानी भरने के चलते क्या हो रहा है, ये जो वाटर कॉलम है ये साइडवेज में भी क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जिसके वजह से ये बलून फूल चुकी है। सो अ लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर साइडवेज ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो लिक्विड क्या करता है, वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे भी प्रेशर अप्लाई करता है। जो थर्ड डायग्राम है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमने बलून में पानी भरा हुआ था, और उसके बहुत सारे जगहों पर हमने पिन से क्या कर दिया, छोटे छोटे होल्स कर दिए, जिसके चलते देखिए जो वाटर है वो स्पीड से बाहर निकल रहा है। हाँ, सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वाटर इनसाइड अ बलून एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। सो वाटर जिस कंटेनर में रहती है वो पूरे डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करती है, लिक्विड प्रेशर अप्लाई करती है। वाटर हो या कोई भी लिक्विड हो, वो क्या करती है, उस कंटेनर में सारे डायरेक्शन पे वो प्रेशर अप्लाई करती है। यहाँ से हमको पता चला। फोर्थ वाले डायग्राम में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने क्या किया है, जो वाटर कॉलम है, मतलब हाइट ऑफ द वाटर कॉलम अलग कर दिया। हमने दो ग्लास ट्यूब लिए हैं, पहले वाले में हमने थोड़ा पानी भरा है, दूसरे वाले में हमने थोड़ा ज्यादा पानी भरा है। तो देखिए, जिस ग्लास ट्यूब में थोड़ा पानी है उसमें बलून बल्ज तो किया, बट बल्ज कितना है, कम है, और जिसमें वाटर कॉलम की हाइट ज्यादा है उसमें ज्यादा फुली है बलून। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विद द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। तो लिक्विड कॉलम, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा लिक्विड प्रेशर अप्लाई करेगी। ये वाली जो डायग्राम है यहाँ पर हमको क्या देखना है कि देखिए, हमने एक टिन सिलेंडर लिया है जिसमें हमने पानी से भर के रखा है, जिसको हमने उसको एक ब्लॉक के ऊपर रखा गया है, और जो ब्लॉक है वो एक टेबल के ऊपर रखी गई है। सो यहाँ पर समझने का क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो टिन सिलेंडर है ये पूरी पानी से भरी हुई है, और हमने दो जगह में छेद किया हुआ है, एक है रीजन ए, दूसरा है रीजन बी। तो देखिए, रीजन ए से जो पानी निकल रहा है, क्योंकि छेद है, वो ज्यादा दूरी तय नहीं कर रहा है, ठीक है, वो करीब करीब ही गिर रहा है टिन सिलेंडर के, और
रीजन बी में जो हमने यहाँ पे होल क्रिएट किया है, यहाँ से जो पानी निकल रही है वो ज्यादा फोर्स से निकल रही है और ये ज्यादा दूरी तय कर रही है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए ये जो वाटर कॉलम की हाइट है, सो ये जो टॉप में जो वाटर की लेयर है ये ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रही है, बट ऐसे बहुत सारे लेयर बन चुके हैं वाटर की, ठीक है। तो बेस ऑफ दिस टिन सिलेंडर, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो फर्स्ट लेयर है इसके ऊपर इतने सारे लेयर की प्रेशर बन रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि जो फोर्स है वो ज्यादा है पानी निकलने का, क्योंकि प्रेशर लोअर लेवल पे ज्यादा होती है, ठीक है। तो जिस वजह से पानी इतने स्पीड से भी निकलेगी विथ फुल फोर्स, और ये जो पानी निकलेगी लोअर लेयर से अगर वहां पे छेद हो तो वो ज्यादा दूरी भी तय करेगी। तो इस डायग्राम से हमने क्या समझा कि जो लिक्विड होती है उनके ऐसे लेयर्स होते हैं, वाटर कॉलम हो गया या कोई भी लिक्विड कॉलम हो गया, उनके ऐसे लेयर्स होते हैं। हम इमेजिन कर ले तो जो लोएस्ट लेयर होता है उसको हम फर्स्ट मानेंगे, फिर 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए जो लेयर 1 है उसके ऊपर इतने सारे लेयर का दबाव पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली प्रेशर लोअर लेवल पे ज्यादा होगा, जिस वजह से यहाँ पर अगर हम छेद करेंगे तो वो ज्यादा फोर्स से पानी निकलेगा वहां से और वो ज्यादा दूरी तय करेगा। बट अगर मैं इस 6 वाले लेवल पे छेद करूंगी तो इसके ऊपर सिर्फ 2 ही लेयर है, 7 और 8, तो जो दबाव होगा, जो प्रेशर होगा वो वहां पे इतना ज्यादा नहीं होगा, तो ये उतने फोर्स से भी नहीं निकलेगा और ये कम दूरी तय करेगी। तो लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विद द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, तो जितनी लिक्विड की कॉलम की हाइट बढ़ेगी उतनी ही लिक्विड प्रेशर भी बढ़ेगी। जो लास्ट डायग्राम है यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों ग्लास ट्यूब लिए हैं, इक्वल लेवल पे हमने फ्लूइड्स भरे हैं, एक में वाटर है दूसरे में कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है। तो अगर आप देखेंगे कि दोनों के बेस में हमने बलून लगा के रखा है, बट जिस वाले में वाटर है वो कम फुला हुआ है, जिस वाले में कॉन्सेंट्रेटेड शुगर है वो ज्यादा फुला हुआ है। तो यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं, वाटर की डेंसिटी कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन की डेंसिटी से कम है। मतलब क्या कि जो लिक्विड प्रेशर है वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अगर बढ़ेगी तो लिक्विड प्रेशर भी बढ़ेगी। तो क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन की जो डेंसिटी थी वो ज्यादा थी तो इसलिए प्रेशर भी ज्यादा है, इसीलिए बलून ज्यादा फुला है, ठीक है। अब हम लिक्विड प्रेशर तो समझ लिए हमने, अब हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझेंगे। द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू द कॉलम ऑफ एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो थ्रस्ट है, जो वर्टिकल फोर्स है यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ पे जो अप्लाई होती है, ठीक है, ये कौन अप्लाई कर रहा है, कॉलम ऑफ एयर अप्लाई कर रहा है। एयर भी क्या है, एक फ्लूइड ही है, तो इसमें भी ऐसे अगर आप समझे तो बहुत सारे लेयर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉलम ऑफ एयर यूनिट एरिया पे जो थ्रस्ट अप्लाई कर रहा है उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो मान है कितना है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम 10⁵ पास्कल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर थ्रस्ट जो है वो कितना है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख है, 1 लाख न्यूटन है थ्रस्ट, और एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर। सो सी लेवल पे, मतलब हमारे अर्थ सरफेस पे जो सी लेवल है उस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान कितना है, 76 सेंटीमीटर और 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, विच इज इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर। 1 atmosphere is also equals to 1.013 into 10⁵ पास्कल। तो ये कुछ जो वैल्यूज है ये आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर नोट के फॉर्म में मैंने एक पॉइंट दी है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो घटती है विथ इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड, जितना हम ऊंचाई पर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटती है। दैट इज एज वी गो हायर अबव द अर्थ, हम अर्थ से जितनी ऊंचाई तय करेंगे, ठीक है, अर्थ के सरफेस से जितनी ऊंचाई तय करेंगे तो जितना हम ऊंचा जाएंगे उतना ही एयर प्रेशर घटता जाएगा, इसीलिए हिली एरिया में जो एयर प्रेशर होता है वो कम होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी था बुक में, वाई आर्ट वी क्रश्ड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के चलते हम क्रश्ड क्यों नहीं हो जाते, तो इसका रीजन भी दिया हुआ था। द रीजन वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडीज is equal to the atmospheric pressure and balances the pressure from outside। तो जैसे कि आप अगर सोचिए एक कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे बाहर से जो प्रेशर है
और अंदर से कंटेनर के अंदर जो चीज़ है उससे जो प्रेशर है अगर वो बैलेंस होगा तो ये कंटेनर ऐसे क्रश्ड नहीं होगा, ठीक है। बट बाहर से प्रेशर अगर ज़्यादा है और अंदर की प्रेशर कम है तो ये क्या करेगा, इस कंटेनर को तोड़ मरोड़ देगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी बॉडी क्यों क्रश नहीं हो जाती फोर्स ऑफ ग्रेविटी के चलते, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेशर है और जो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इक्वल है, तो बैलेंस हो जाता है। यहाँ पर कुछ रिलेशन बताए गए हैं कि 1 kgf is equals to 1000 gf, 1 kgf is also equals to 10 Newton nearly, and 1 Newton is equals to 100 gf, ये भी nearly है। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का जो SI यूनिट है वो क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको Nm-2 भी लिखते हैं क्योंकि मीटर स्क्वायर नीचे है, डिनोमिनेटर में है, और इसको हम पास्कल भी कहते हैं। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगी जो कि मेरे को ICSE बोर्ड की बुक से मिला है। ये ज़्यादा अच्छी तरीके से हमको एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों हम क्रश्ड नहीं हो जाते अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो वी ऑल आर अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसका मान कितना है, 10 to the power 5 पास्कल, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द सर्फेस एरिया ऑफ एन एवरेज ह्यूमन बॉडी इज 2 मीटर स्क्वायर। तो किसी भी एवरेज ह्यूमन बॉडी की जो सरफेस एरिया वो कितनी है, 2 मीटर स्क्वायर। तो टोटल थ्रस्ट मतलब जो फोर्स है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, हाँ, वो कितना हो रहा है, 2 लाख न्यूटन के करीब है। ये हमारे ऊपर अप्लाई होती है, कौन अप्लाई कर रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर। So however, we are not aware of this enormous thrust since the bloods in the veins of our body also exerts a pressure called blood pressure which is slightly more than the atmospheric pressure. तो हमको इतना ज़्यादा जो फोर्स हम पर एटमॉस्फेयर डाल रहा है ये हमको फील क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो वेन्स है, ठीक है, उसके थ्रू जो ब्लड फ्लो कर रहा है तो वो ब्लड प्रेशर एग्जर्ट करता है। ब्लड प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसके चलते क्या होता है कि ये जो ब्लड प्रेशर है ये इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इनफेक्टिव कर देता है, मतलब हमको कुछ फील ही नहीं होता है। इतना जो दबाव हम पर पड़ रहा है ये हमको फील ही नहीं होता, किसके चलते, इस ब्लड प्रेशर के चलते जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से स्लाइटली ज़्यादा है। तो इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल सनीताज एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखें ताकि आपको मेरे चैनल पे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। अपने नेक्स्ट सेशन में फोर्स एंड प्रेशर से रिलेटेड जितने भी PYQs है उसको सॉल्व कराऊंगी, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।